Hello listeners, I am Dr. Anuj Sharma, working in Center for Advanced Studies. It is in campus institute of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University situated in Lucknow. So, we are discussing the strength of material. So, today's topic of strength of material is simple torsion. So, torsion के बारे में हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे जो सिंपल टॉर्जन है. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टॉर्जन और बेंडिंग को कंबाइन करके देखेंगे. दैट वुड बी इन द सेपरेट लेक्चर, बट टुडे वी विल डिस्कस सिंपल टॉर्जन इक्वेशन ड्राइव करेंगे. तो देखते हैं आज लोग. these are the outlines of today's lecture. So, if you will see, discuss the introduction part of the torsion. What is this simple torsion? Then we will discuss and derive the torsion equation, standard equation hai. Then we will take small numerical problem on the torsion. So, बहुत interesting topic है और short हमेशा numerical भी आते हैं and it is very easy to understand. सबसे ज़्यादा तो अगर हम लोगों ने बेंडिंग समझ में आ गई है तो ट्विस्टिंग भी समझ में आएगी. सो दिस इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द ट्विस्टिंग, सो टॉर्जन इक्वेशन. सो if you will see the practical life, when equal and opposite forces are applied tangentially to the ends of a shaft. So, first we should know what is shaft. shaft क्या होता है? एक member है, rotating member है. अगर हम rotate करते हैं किसी भी particular portion को, तो जैसे आप देखते हो ट्रक या जो बसेस हैं उनके नीचे अगर आप देखते हो शाफ्ट रोटेट करती रहती है जस्ट टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड. तो जो गियर से जो ट्रांसमिट करती है फिर पीछे व्हील्स को रोटेट कराती है, तो उसमें बीच में आप देखेंगे कि एक मेंबर होता है दैट कॉन्टिन्यूसली रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस. सो दैट इज़ नोन एज द शाफ्ट. तो व्हेन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, अगर हम इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाएंगे देन इट कैन क्रिएट द ट्विस्ट. और अगर हम एक एंड को फ्री रखेंगे और दूसरे पे हम फोर्स लगाएंगे तो इट विल रोटेट ओनली. सो हमें ट्विस्टिंग जनरेट करनी है. तो जैसे हम लोग किसी चीज़ को अगर ऐसे करके ऐसे करें, सो दिस इज इट क्रिएट्स द ट्विस्टिंग इन एनी एलिमेंट. हम एक जैसे ये आप देख रहे हैं एक पेन है, अगर इसको मैं वन साइड इधर से पकड़ूँ अनदर साइड इधर से और मैं इसको इस तरीके से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाऊं इसके दो सिरों पे, तो इट क्रिएट्स द ट्विस्टिंग. तो वो ट्विस्ट करना शुरू कर देती है. सो देन इट इज़ सब्जेक्टेड टू द ट्विस्टिंग मूवमेंट विच इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड एंड द रेडियस ऑफ द शाफ्ट. तो जो इस शाफ्ट की जो रेडियस है, अगर ये कोई भी एक सर्कुलर पोर्शन है तो इसकी जो रेडियस है उसको, और हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं टेंजेंशियल फोर्स, सो टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द रेडियस, सो दैट विल क्रिएट द ट्विस्टिंग मूवमेंट. तो वो जो मूवमेंट क्रिएट होता है उसकी वजह से ट्विस्टिंग आती है, ऐंठन आती है. और उसके जो क्रॉस सेक्शंस हैं इसके बहुत सारे, अगर हम ये मान के चलें कि ये बहुत सारे क्रॉस सेक्शन से मिलके बना है, तो ये क्रॉस सेक्शन क्या है कि आपस में फिर शेयर ऑफ होना शुरू हो जाते हैं. सो दिस ट्विस्टिंग की वजह से उसमें एक एंगल भी आना शुरू हो जाता है, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट आता है. विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स है. सो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगने चाहिए. और अगर हम देखें, सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ ट्विस्टिंग. तो हम लोगों ने क्या किया है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक इधर फोर्स लगाएं, एक इधर और अपोजिट फोर्स करें, या फिर वी कैन फिक्स वन एंड एंड और अनदर एंड पे हम इस पर फोर्स लगा सकते हैं. तो वही हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं. तो हम लोगों ने इसका ये वाला जो एंड है, वी हैव फिक्स्ड दिस एंड विद द वॉल एंड वी आर ट्राइंग टू ट्विस्ट. सो दे हैव अप्लाइड वन टॉर्क ऑन अनदर एंड. तो उसकी वजह से क्या होगा, ट्विस्टिंग आएगी इसके अंदर. तो एक एंड फिक्स है, दूसरा ट्विस्ट कर रहा है, सो दैट इज़ द ट्विस्टिंग. तो वो ऐसा ना हो कि वो एक लिमिट से बाहर चला जाए, इलास्टिक लिमिट में रहना चाहिए. वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे. तो दिस इज़ द ट्विस्टिंग. और ट्विस्टिंग की वजह से टॉर्जन जो क्रिएट हो रहा है, और वो टॉर्जन इक्वेशन हम लोग ड्राइव करेंगे. तो किस तरीके से हम लोग किसी भी मटेरियल को एनालाइज कर सकते हैं. तो इसमें कुछ आइडियल कंडीशंस लेने के लिए कुछ वी हैव टू हैव सम एजम्पशंस. जब हम इक्वेशन डिराइव करेंगे तो कुछ एजम्पशंस होते हैं, जैसे द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक. अगर होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन टू द मटेरियल, इट मे हैव सम इम्प्योरिटी, सम वॉइड्स. तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, लोड स्ट्रेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी एंड वी विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स. सो मटेरियल शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक. And second is the shaft circular in cross section remains circular after twisting.
तो जैसे सपोज़ करिए कि आप किसी एक बिस्किट का पैकेट ले लीजिए, ब्रिटानिया या कोई भी और बिस्किट जो जिसमें सर्कुलर बिस्किट हम लोग यूज़ करते हैं, अगर हम उसको ऐंठते हैं उसके बिस्किट के पैकेट को, व्हाट हैपन्स टू द बिस्किट्स इनसाइड दैट पॉकेट, सो दे में ट्राई टू स्लाइड ओवर ईच अदर। जो अगर हम ये मान लें कि हर बिस्किट एक क्रॉस सेक्शन है और वो क्रॉस सेक्शन क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर शेयर ऑफ होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब हम बेंडिंग, जब हम टॉर्जन कर रहे हैं, तो टॉर्जन करते समय जो बिस्किट्स हैं वो सर्कुलर हैं तो सर्कुलर ही रहें, उनमें किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन ना हो, ट्विस्टिंग ना हो। सो वो स्टार्टिंग में सर्कुलर थे बिफोर ट्विस्टिंग, और आफ्टर ट्विस्टिंग भी वो सर्कुलर होने चाहिए। इलास्टिक लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहिए कि जैसे ही हम लोड हटाएं, हमने ट्विस्ट करना शुरू किया, लोड हटाया हमने, वापस इट शुड रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो इट मीन्स देयर इज सम permanent deformation which is happening inside the material, that is not good for the material, तो वो fail हो जाएगा material। twist along the length of the shaft is uniform throughout, मतलब जो twist है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे पहला अगर क्रॉस सेक्शन है 10 डिग्री से रोटेट हो रहा है तो अगला वाला उससे थोड़ा सा कम, उससे पीछे वाला थोड़ा और कम, उससे पीछे वाला थोड़ा और कम, तो एक लीनियर रिलेशन होना चाहिए। दैट रिलेशन वी विल डिराइव। A plane section of the shaft normal to the axis before twist remains plane after the application of the torque। तो वही पहले वाली बात है, बस यहाँ पे क्या है कि हम प्लेन की बात कर रहे हैं तो प्लेन सेम होना चाहिए। एंड ऑल डायमीटर्स ऑफ द नॉर्मल क्रॉस सेक्शन विच आर ओरिजिनली स्ट्रेट रिमेन स्ट्रेट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनिशियली इट वाज स्ट्रेट और बाद में ऐसा हो जाए, मतलब कर्व हो जाए, इधर की तरफ हो जाए। सो इट शुड रिमेन स्ट्रेट, इफ इट इज स्ट्रेट इट शुड रिमेन स्ट्रेट एवरी टाइम। तो दीज आर द एजम्पशंस विच वी शुड हैव बिफोर ड्राइविंग द इक्वेशन। टॉर्जन इक्वेशन में सिंपल अगर हम बात करें, जैसे कि ये एक शाफ्ट है, ऑलरेडी वी नो दिस। तो अब इसमें क्या है कि सपोज करिए कि ये वाली जो शाफ्ट थी इनिशियली इट वाज स्ट्रेट। अगर इसका मैं ये आइसोमेट्रिक व्यू को, अगर मैं इसका सिंपल व्यू अगर इसका मैं देखूं, सो ये हमने सेक्शन जो है यहाँ पे इसको हमने फिक्स कर दिया है और ये इसका साइड व्यू है इस शाफ्ट का। इनिशियली दिस वाज द लाइन जो यहाँ पे है। जब हम इसको ट्विस्ट करते हैं, जब हम इस पर टॉर्क लगाते हैं, तो व्हाट हैपेंस टू दिस स्ट्रेट लाइन, क्या होगा इस स्ट्रेट लाइन को, इट विल बिकम लाइक दिस। तो यहाँ से जो ये एंगल बनेगा, सो दिस एंगल इज फाई। तो ये इनिशियली स्ट्रेट थी, जब हम इसको ट्विस्ट करेंगे तो अगर हम इसको इसके अगर हम उससे देखें, क्रॉस सेक्शन से देखें, तो इनिशियली इट वाज लाइक दिस, ये इसका सेंटर हो गया और यहाँ पे ये पॉइंट था। तो जब हम इसको ट्विस्ट कर रहे हैं, मतलब अगर हम इधर से देखें इसकी ट्विस्टिंग, तो यहाँ से देख रहे हैं उतना अगर साइड से समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर इधर देखें तो लेट्स से दिस पॉइंट वाज बी एंड दैट वाज, तो अगर हम यहाँ पे इन्होंने जैसे लिया है, तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट है इनिशियली, लेट्स से दिस पॉइंट इज़ बी, दिस पॉइंट इज़ बी डैश, राइट। अगर हम स्ट्रेट देखें तो ये पॉइंट ये है, बी है, और ये पॉइंट जो है वो बी डैश है। तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, सो दिस एंगल इज थीटा। मतलब जो पॉइंट यहाँ पे था वो पॉइंट ट्विस्ट होने के बाद कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, तो कुछ उसमें एंगुलर ट्विस्ट आया। सो दैट एंगुलर ट्विस्ट इज दिस थीटा। सो दिस इज द एंगुलर ट्विस्ट जो यहाँ पे ये दिखा रहा है। सो ये वाला जो थीटा है, सो दिस इज एंगुलर ट्विस्ट। तो आइसोमेट्रिक व्यू में अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ, तो दिस थीटा वी वांट टू कैलकुलेट, और ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसका मतलब जो ट्विस्टिंग है दैट इज यूनिफॉर्म, ट्विस्टिंग यूनिफॉर्म है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो हमें एक इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो स्ट्रेन क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है कि हम जब ट्विस्टिंग कर रहे हैं तो शेयर स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है और शेयर स्ट्रेन आ रही है। तो शेयर स्ट्रेन को यहाँ फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो शेयर स्ट्रेन अगर हम निकालेंगे तो कैसा होगा, बी बी डैश अपॉन एल। तो कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, इतना, और टोटल लेंथ कितनी है, एल। सो व्हाट वुड बी द शेयर स्ट्रेन, बी बी डैश अपॉन एल। और बी बी डैश अगर यहाँ से निकालें तो कितना हो जाएगा, लेट्स से दिस इज आर, रेडियस ऑफ द शाफ्ट, ये रेडियस ऑफ द शाफ्ट, और ये थीटा एंगल। सो व्हाट वुड बी दिस डिस्टेंस बी बी डैश अगर देखें, सो दैट वुड बी इक्वल टू आर थीटा, बी बी डैश आर थीटा और अपॉन एल। सो दिस इज द शेयर स्ट्रेन। अब यहीं पे अगर हम माने कि शेयर स्ट्रेस इसमें इंड्यूस हो रही है, इफ सिग्मा एस बी द शेयर स्ट्रेस on the outermost surface of the shaft and G be the modulus of rigidity of the shaft material, तो क्या हो जाता है, shear stress का क्या रिलेशन है, shear stress upon shear strain is equal to modulus of rigidity।
तो यहाँ से अगर हम रीअरेंज करें इस टर्म को तो सिग्मा एस अपॉन जी इज इक्वल टू फाई, और फाई हम क्या प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे, फाई हमने कैलकुलेट किया ये, तो इसको अगर हम यहाँ पे पुट करें तो क्या मिलेगा हमको, सिग्मा एस सॉरी द फाई इज इक्वल टू आर थीटा अपॉन एल, और आर थीटा इज व्हाट, इट इज सिग्मा एस अपॉन जी। इसको हम जब अगर रीअरेंज करते हैं तो व्हाट वी विल गेट, सिग्मा एस अपॉन आर, सिग्मा एस, ये आर इधर चला गया, तो व्हाट विल गेट, विल गेट दिस। सो दिस इज हाफ पार्ट ऑफ द रिएक्शन। टॉर्जन इक्वेशन होती है टी अपॉन आई पी इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। सो दिस इज द सिंपल टॉर्जन इक्वेशन। तो हाफ पोर्शन ऑफ द इक्वेशन इज प्रूव्ड। अब अगर हम यहाँ से देखें तो सिग्मा एस अगर हम निकालें तो सिग्मा एस अपॉन आर का जो रिलेशन है, आर मीन्स रेडियस, सो सिग्मा एस अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। अब देखिए किसी भी, जब हम एक टॉर्क की बात करें, एक शाफ्ट की बात करें, तो अगर हम उसमें जी मतलब मटेरियल सेलेक्ट कर लिया, जी इज़ कांस्टेंट, लेंथ हमने ले ली उसकी एक बार में, एल इज़ कांस्टेंट, और थीटा इज़ द शेयर ट्विस्टिंग। तो ट्विस्टिंग एक बार जो आ गई उसके अंदर दैट इज कांस्टेंट, तो ये जो वाला जो टर्म है ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाता है। तो इसका मतलब सिग्मा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये एक रिलेशन है। और वी कैन से सिग्मा एस इज अपॉन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो सिग्मा एस किस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे, रेडियस ऑफ द शाफ्ट पे। दैट इज वाई वी कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, तो जब आर की वैल्यू जीरो होगी तो सिग्मा एस कितनी हो जाएगी, जीरो, एट द सेंटर इट वुड बी जीरो, और आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम, तो वहाँ पे मैक्सिमम। तो अगर हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आप देखिए यहाँ पे ज़ीरो है, और जैसे जैसे यहाँ से इधर जा रहे हैं इट इज़ इंक्रीजिंग, और ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो शेयर स्ट्रेस मतलब सेंटर पे ज़ीरो, और उसके बाद जैसे जैसे दूर वाला फाइबर जितना दूर होगा, आर सबसे ज़्यादा दूर फाइबर कहाँ पे होगा, पेरीफेरी पे, तो वहाँ पे रेडियस कितनी होगी, मैक्सिमम रेडियस होगी, उस फाइबर की रेडियल डिस्टेंस मैक्सिमम होगी, और वहाँ पे जो स्ट्रेस होगी, शेयर स्ट्रेस, वो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ से ये हमको पता चल रहा है कि जो सिग्मा एस है वो दूरी पे, सेंटर से या न्यूट्रल एक्सिस की जो, या जो उसका जो क्रॉस सेक्शन का जो सेंटर है वहाँ से दूरी पे डिपेंड कर रहा है। अब आधा पोर्शन हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, अब नेक्स्ट पोर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो टोटल फोर्स ऑन द रिंग, अब क्या करते हैं कि एक हम रिंग एज्यूम करते हैं, ये क्रॉस सेक्शन है शाफ्ट का। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो है वो शेयर स्ट्रेस जीरो होती है, यहाँ पे मैक्सिमम होती है। तो हमने एक बीच में स्मॉल आर दूरी पे एक हमने यहाँ से एक रिंग कंसीडर किया जिसकी थिकनेस है डी आर। अब इस रिंग का पहले हम, ये जो रिंग एज्यूम किया है हमने, जो शेडेड पोर्शन से दिख रहा है ये वाला, इसका पहले हम एरिया निकालेंगे। उस एरिया को निकालने के बाद फिर मूवमेंट निकालेंगे, फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। तो हम पूरे क्रॉस सेक्शन का इस तरीके से मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, या टॉर्क जिसको हम बोलेंगे, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टोटल फोर्स ऑन द रिंग कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द रिंग मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेस। तो स्ट्रेस हम ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। लेट्स से कि एट दिस, जैसे अगर हम बात करें तो सिग्मा एस अपॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा एस वन अपॉन आर। तो सिग्मा एस वन वुड बी हाउ मच, सिग्मा एस वन विल बी इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर। तो ये रिलेशंस भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सिग्मा एस और आर का एक रेशियो है जो हमेशा फिक्स है, तो यहाँ पे अगर इसका एरिया ऑफ रिंग देखें तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर डी आर, इसकी सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस इंटू सिग्मा एस वन, जो वहाँ पे शेयर स्ट्रेस है इस रिंग पे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स मिलेगा। उसके बाद अगर हमें मूवमेंट निकालना है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई द फोर्स बाय द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज हाउ मच, हाउ फार दिस रिंग इज फ्रॉम द सेंटर, कितनी दूर है आर से, सो वी मल्टीप्लाई इट विद आर। तो हमें क्या मिला, मूवमेंट इस स्ट्रिप के लिए 2 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू सिग्मा एस वन। अब यहाँ पे हम लोगों ने अगर देखें तो हम पीछे से पता है कि वो कांस्टेंट है, सो दैट इज वाई वी हैव डन दिस, सिग्मा एस वन इज सिग्मा एस अपॉन आर इंटू आर। सो 2 पाई आर क्यूब डी आर, ये वाला हमने वैल्यू पुट कर दी, वहाँ से ये वाली वैल्यू पुट कर दी इसकी, सो इंटू आर। तो 2 पाई आर क्यूब डी आर, इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो सिग्मा एस अपॉन आर। तो आर, ये वाला जो आर था वो यहाँ पे आके एड ऑन हो गया, तो 2 पाई आर क्यूब डी आर इंटू एस आर सिग्मा एस आर।
और अगर हम देखें तो सिग्मा S1 इसलिए था, तो यहाँ पे ये हुआ। तो नाउ टोटल रेजिस्टिंग मोमेंट अगर हमें निकालना है, सो इट वाज द मोमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ओनली ऑन दिस स्ट्रिप, पूरी क्रॉस सेक्शन के लिए अगर हमें निकालना है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा कैपिटल R। तो लोअर एंड अपर लिमिट क्या हो गई 0 टू कैपिटल R हमें इंटीग्रेट करना है, 2 पाई R क्यूब डी आर इंटू सिग्मा एस अपॉन आर। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वी विल गेट द टोटल रेजिस्टिंग मोमेंट। अब टोटल रेजिस्टिंग मोमेंट जो है वो टोटल अप्लाइड टॉर्क के बराबर आना चाहिए। सो लेट्स से दैट टोटल अप्लाइड टॉर्क इज कैपिटल T। अगर हम मान लेते हैं तो T अगर हमें मिलेगा तो वी कैन कैलकुलेट द अननोन, नहीं मिलेगा तो इसकी हेल्प से हम लोग T को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो T इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा एस अपॉन आर, ये कांस्टेंट था बाहर निकाला, आर क्यूब को हम इंटीग्रेट करेंगे तो R4/4 ये आया। इसको इंटीग्रेशन के बाद सिंपल ये एक्सप्रेशन आया 2 पाई सिग्मा एस अपॉन आर इंटू आर की पावर 4/4। तो अब हम इसको क्या है कि रीअरेंज करना है, क्योंकि सिग्मा एस को हमें स्टैंडर्ड टर्म्स में और आर को हमें स्टैंडर्ड टर्म्स में, क्या कोई ऐसे स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट वी कैन हैव, वी हैव सम स्टैंडर्ड फार्मूले फॉर सर्कुलर शाफ्ट। जैसे आईपी की अगर हम बात करें तो दिस इज़ अ पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इट इज़ ऑलवेज π/32 डायमीटर रेज़्ड टू द पावर 4। So this is the standard formula for IP. So can we incorporate, क्योंकि हमें टॉर्जन इक्वेशन में अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो वी हैव दिस इक्वेशन T अपॉन IP इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन R इज इक्वल टू G थीटा अपॉन L। तो ये बेसिकली ये जो R है, इट समटाइम्स इट बिकम्स दिस, जस्ट टू generalize the expression, तो we can, it means we need IP, तो we have to introduce IP। IP का फॉर्मूला है π/32 d की पावर 4, d is the diameter, so it means we should try to replace R with the d। तो R की वैल्यू कितनी होती है d/2, डायमीटर का हाफ, तो वो हमें कहीं ना कहीं इसमें देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अगर देखिए तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 2 पाई सिग्मा S/4 हमने R को, जो यहाँ पे जो ये R है इसको हमने d/2 से रिप्लेस कर दिया। तो ये क्या फॉर्मूला बना, T इज इक्वल टू π/16 d की पावर 3 सिग्मा S। और अगर T देखें तो π/16 d की पावर 3 सिग्मा S ये आ गया। और उसके बाद T को फिर हमने π/16 हमने क्या किया, इसको रीअरेंज कर रहे हैं, वी वांट टू हैव द कंपोनेंट π/32, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया। और D ये वाला टर्म हमने एडिशनल ले लिया जिससे कि ये π/d की पावर 4 आ जाए। तो जब इसको इसके साथ रखेंगे तो यहाँ पे D को हमने, क्योंकि हमारे में R का भी टर्म है, हम अगर जनरलाइज नहीं रखना चाह रहे, मैक्सिमम के लिए करना चाह रहे हैं, तो हम R भी चाहिए, तो हमने अब इस वाले D को हमने R में कन्वर्ट कर लिया। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, T is equal to IP into sigma S upon R। Now we can rearrange this term। तो T अपॉन IP, IP को इधर ले आए तो ये हमारी दूसरी रिलेशन आ गई। एक एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी ये डिराइव कर चुके हैं पहले, सिग्मा एस अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, दोनों को कंबाइन कर दीजिए। सो व्हाट वी विल गेट, T अपॉन IP सिग्मा एस अपॉन आर जी थीटा अपॉन एल। तो ये हमारी सिंपल टॉर्जन इक्वेशन होती है, जिसमें कि T हमारा क्या है, T इज द टॉर्क, टॉर्क ट्रांसमिटेड और टॉर्क अप्लाइड, जो भी आप करना चाहें, टॉर्क हम अप्लाइड करते हैं। IP इज द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दिस IP पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शन। तो अगर ये सर्कुलर है तो π/32 d की पावर 4, और अगर ये हॉलो है, लेट से कि हमारा जो क्रॉस सेक्शन है वो ये है कि इंटरनल डायमीटर है उसका स्मॉल d और एक्सटर्नल डायमीटर है उसका कैपिटल D और एक हॉलो शाफ्ट है, तो IP की वैल्यू क्या हो जाएगी, IP इज पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया MOI, and for hollow shaft it would become π/32
कैपिटल डी की पावर 4 मीन्स आउटर डायमीटर की पावर 4 माइनस इनर डायमीटर की पावर 4. सो ऑल दिस फॉर्मूले वी शुड ट्राई टू रिमेंबर. तो जनरली जो शाफ्ट होती है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की होती है, ट्रायंगुलर या रेक्टेंगुलर नहीं होती है. सो इट मीन्स वी हैव टू रिमेंबर these two formulas only. तो उसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक केस आता भी है then we can derive those formulae. सिग्मा s क्या है? let's say कि we have this shaft. तो सिग्मा s is the stress, shear stress induced at the radial distance of r. तो अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? देन दिस इक्वेशन विल बिकम, ये जो r है इस r को ये नहीं लेंगे, हम स्मॉल r लेंगे. उसका मतलब ये है कि सिग्मा एस मतलब शेयर स्ट्रेस एट ए रेडियल डिस्टेंस ऑफ आर. अब वो कुछ भी हो सकती है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अगर इस वाले पॉइंट पे निकालना है आपको, लेट से कि इस वाले फाइबर पे आपको निकालना है, सो यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस. सो आर ये रिप्रेजेंट करेगा, लेट से कि उसका हाफ है या 1/4 है, वट एवर इट इज़. तो आप वो वैल्यू रखिए, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा एस करेस्पॉन्डिंग टू दिस फाइबर. अगर आप आर की वैल्यू कैपिटल आर रख दोगे, मतलब मैक्सिमम रख दोगे, तो इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट दिस फाइबर. तो जिस भी फाइबर की आप बात कर रहे हो, उस फाइबर की अगर आपको स्ट्रेस निकालनी है तो वहाँ के लिए आपको उसका रेडियल डिस्टेंस आपको रखना पड़ेगा. तो यहाँ पे आर को अगर जनरलाइज करना है, then this formula will become T upon IP is equal to sigma s upon small r is equal to g theta upon L, where g is the modulus of rigidity of the material जिसका आपने वो shaft बनाई है, theta L is the length and theta is the twist, जो मैंने आपको बताया था कि कितना twist permissible है ये वाला. तो कितना theta permissible है that we have to find out. कई बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा ट्विस्ट कर देंगे तो फेल हो जाएगी. तो जो एजम्पशन हम लोगों ने लिया हुआ है कि किसी भी कंडीशन में आपकी जो इलास्टिक लिमिट है दैट शुड नॉट बी क्रॉस्ड. अगर वो क्रॉस होगी सो इट मीन्स परमानेंट डिफॉर्मेशन वुड अकर और रेजिडुअल स्ट्रेन वुड अकर इनसाइड द शाफ्ट एंड दैट विल अफेक्ट द एफिशिएंसी और वर्किंग ऑफ द शाफ्ट. अब यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है, क्योंकि जो शाफ्ट्स हैं वो जनरली पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती हैं. तो एक सिंपल फार्मूला होता है कि पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, तो ये पूछा जाता है. तो पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट इज़ वर्क डन पर मिनट अपॉन 60,000 किलोवाट. तो जनरली वर्क डन पर मिनट अगर हम करते हैं तो ये जो n है वो RPM होता है, रोटेशन पर मिनट. और अगर ये वर्क डन पर सेकेंड कर देंगे तो वो रोटेशन पर सेकेंड हो जाएगा. और अगर उसी को कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि पर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, सो वी कन्वर्टेड इट इनटू बाय डिवाइडेड बाय 60,000 और वॉट को, और अगर किलो है तो किलो मीन्स 10,000, इसीलिए ये फार्मूला आया. तो वी हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला. तो टॉर्क अगर हम सब, कई बार ऐसा होता है कि टॉर्क दिया हुआ है और वो बोल रहा है कि कितने RPM पे आपको पावर ट्रांसमिट करनी है, कितनी पावर ट्रांसमिट करनी है वो बताइए, इतने RPM पे. इट मीन्स अगर वो हमको n दे देगा और t दे देगा, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट. ऐसी टॉर्जनल रिजिडिटी होता है, इट इज़ जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ZP और ये होता है हमारा IP अपॉन R. ये फार्मूला होता है. तो ये बताता है कि कितनी हमारी जो शाफ्ट है कितनी रिजिड है. तो अगर ये IP पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया R, तो अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो ये कितना हो जाता है पाई d की पावर 4 अपॉन 32, ये IP होता है. और अगर मैक्सिमम रेडियस की बात करें तो R मैक्सिमम ही होता है, ये मतलब मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा d/2, तो कितना हो जाएगा पाई d³ बाई 16. तो ये हमारा सॉलिड शाफ्ट के केस में होगा. और अगर हॉलो शाफ्ट की बात करें सो इट विल बिकम पाई d की पावर 4 माइनस स्मॉल d की पावर 4 बाई 32 डिवाइडेड बाई, और उसके केस में भी यही होगा, रेडियल डिस्टेंस तो मैक्सिमम यही रहेगा. देन दिस इक्वेशन विल बिकम पाई d की पावर 4 माइनस d की पावर 4 बाई d, और ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाइड बाई 16. सो दिस फार्मूला विल बिकम. सो लाइकवाइज वी कैन कैलकुलेट दी टॉर्जनल रिजिडिटी जो हमारी स्ट्रेंथ होती है.
sorry, this was the polar modulus, I miss, this is the polar modulus. पोलर मॉडुलस, इसको पोलर मॉडुलस कहते हैं, जो ये मैंने बताया है अभी. और टॉर्जनल रिजिडिटी होती है T मल्टीप्लाइड बाई IP, ये हमारी स्ट्रेंथ बताती है. सो टॉर्जनल रिजिडिटी इज T टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई IP. और अगर पोलर मॉडुलस की हम बात करें तो पोलर मॉडुलस ये होता है कि सॉलिड और हॉलो शाफ्ट की इस पर डिपेंड करता है. तो ये इस तरीके से पोलर मॉडुलस. एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं और इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं. हॉलो शाफ्ट दी हुई है जिसका 3/5 ट्रांसमिट करनी है, उसको इतनी पावर 110 RPM पे करना है, उसको m दिया हुआ है. और उसने बोला है कि T एवरेज और T मीन दोनों की वैल्यू दे रखी है उसने, तो उससे हम रिलेशन निकालेंगे, टोटल टॉर्क कैलकुलेट करेंगे. शियर स्ट्रेस उसने बोला है कि इट शुड नॉट एक्सीड 63 मेगापास्कल. और जो ट्विस्ट दिया हुआ है इन ए लेंथ ऑफ 3 मीटर, θ/3 उसने दिया हुआ है, दैट इज़ 1.4 डिग्री. थीटा दे रखा है उसने 1.4 और L दिया हुआ है उसने 3 मीटर. सो ये जो थीटा है डिग्री में दिया हुआ है, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड कैलकुलेट द मिनिमम एक्सटर्नल डायमीटर सेटिस्फाइंग दीज कंडीशंस. G की वैल्यू दे रखी है. क्विकली इस न्यूमेरिकल को देखते हैं. सबसे पहले पावर का फॉर्मूला उसने दिया हुआ है. T मीन मतलब एवरेज निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से. ये फॉर्मूला दिया हुआ है सिंपल, यहाँ से आपने T मीन निकाल लीजिए. सो यू विल गेट दिस मच ऑफ T मीन, 2π/NT मीन. N इज गिवन, दैट इज 110 RPM. N की वैल्यू रखिए. पावर इज गिवन, दैट इज 590 किलोवाट, वो इसमें रख दीजिए. यू विल गेट द T मीन. उसके बाद इंटरनल डायमीटर, लेट्स से द शाफ्ट इज दिस. इंटरनल डायमीटर दे रखा है, और सॉरी वी हैव टू एज्यूम द इंटरनल डायमीटर एंड एक्सटर्नल डायमीटर. सो लेट्स से D इज द इंटरनल डायमीटर. ये जो डायमीटर है वो स्मॉल d है, और ये जो डायमीटर है दैट इज कैपिटल D. ये दे रखा है. दोनों के बीच में रिलेशन दिया हुआ है. डायमीटर रेशियो है 3/5. सो इट मीन्स 3/5D. तो स्मॉल, सो जो छोटे वाला जो डायमीटर है दैट इज 3/5 ऑफ कैपिटल D. ये रिलेशन हमको दिया हुआ है. तो IP हम कैलकुलेट कर सकते हैं π/32 D की पावर 4 माइनस स्मॉल d की पावर 4. इससे कैलकुलेट करेंगे तो D की फॉर्म में ही हमारे पास ये IP की वैल्यू आ जाएगी. IP आ गया हमारे पास, D, हमें D ही कैलकुलेट करना है. नाउ वी कैन कैलकुलेट द T मैक्स. T मैक्स के लिए इसने बोला हुआ है कि 1.2 मीन्स 20% ग्रेटर है, वो मीन से ग्रेटर है, मतलब इट इज़ 120% ऑफ T मीन. तो 1.2 इंटू T मीन. तो यहाँ से आपने ये कैलकुलेट कर लिया, मैक्सिमम T आ गया. अब हमारे पास क्या है, हमें दो चीज़ हमें निकालना है D. उसके लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया हैं. पहला क्राइटेरिया तो हम ये वाला फॉलो करें, और दूसरा क्राइटेरिया हम ये वाला फॉलो करें. बिकॉज वी हैव टू इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन से हम डायमीटर निकालेंगे, और जिससे भी ज़्यादा आएगा दैट डायमीटर वुड बी सेफ फॉर अस. तो वो अगर हम देखते हैं, पहले हम लेते हैं T मैक्स बाई IP. सो दिस इज IP इंटू सिग्मा S अपॉन R की जगह 2D रख दिया, डायमीटर इज गिवन. तो यहाँ से जो हमने कैलकुलेट किया तो दैट D इज 17.87. उसके बाद दूसरा जो क्राइटेरिया है दैट इज़ द एंगल क्राइटेरिया, मीन्स ट्विस्टिंग क्राइटेरिया. वहाँ से अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला यही है जो ये वाला है, ये वाला जो सेकंड वाला जो है T मैक्स T मैक्स अपॉन IP इज इक्वल टू G थीटा अपॉन L. तो वहाँ से जब हम थीटा निकालेंगे तो ये फार्मूला आएगा, और इसमें हम जब थीटा और इन सब की वैल्यू रखेंगे, T मैक्स, वी हैव L, G, IP की वैल्यू रखेंगे. सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ D इज दिस मच. सो नीचे वाले क्राइटेरिया से हम देखते हैं कि दो इक्वेशन है ना, तो दो वैल्यूज आएंगी उसकी. तो नीचे वाले क्राइटेरिया से देख रहे हैं तो 18.006 मीटर सेंटीमीटर, और जो ऊपर वाले क्राइटेरिया से 17.87, ऑलमोस्ट क्लोज हैं. बट फॉर द सेफर साइड वी हैव टू कंसीडर द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ डायमीटर दैट वुड बी सेफ इन बोथ ऑफ दीज टू क्राइटेरियाज. So likewise we can apply the simple torsion equations to calculate the twisting movements and other power transmission. कुछ और चीज़ें हम calculate कर सकते हैं इससे. तो now you can try, you can attempt the numericals related to torsion. So I hope you have enjoyed this lecture. Thank you so much.